जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में और इसके हम देखेंगे कि कौन सी यहाँ नदियाँ हैं, कौन सी पर्वत है, ये सब के बारे में हम राजस्थान के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। ये राजस्थान का क्या है, ब्लैंक नक्शा। ठीक है, इसे हम लोग भरेंगे। देखिए, अगर देखा जाए ये राजस्थान के ऊपरी वाले हिस्सों में यहाँ से एक नहर गुजरती है। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर नाम है? इंदिरा गांधी नहर। आप लोग देखिए, आप लोग के नक्शा में भी मिलेगा, ऐसे ही है जैसे हम बना इंदिरा गांधी नहर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सा होगा? इंदिरा गांधी नहर। ये कहाँ बहती है? राजस्थान में। बोलेगा इंदिरा गांधी कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज से। कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज से। ये हरिके बैराज पंजाब में पड़ता है और सतलज नदी पर हरिके बैराज है, तो वहीं से इंदिरा गांधी। बोलेगा ये विश्व के, ये भारत की नहीं है, विश्व के भी सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। ये राजस्थान के, ये ऐसी है, इस वाला एरिया में देखिएगा, इसे ग्रेट डेजर्ट्स के नाम से जाना जाता है। ग्रेट डेजर्ट्स यानी थार। यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। बोलेगा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। नाम क्या है? थार। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। ये कहाँ पड़ता है थार? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा? थार। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में है। अब बताइए, याद कीजिए कि राजस्थान में जो थार का भाग पड़ता है उसे तो हम लोग थार ही बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? थार ही बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तानियन एकरा क्या बोलता है? पाकिस्तानियन थार को क्या बोलता है? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। चोलिस्तान, जैसा नाम हो वैसा काम भी है इन लोग का है। ठीक है, क्या बोलता है? ये एनटीपीसी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, इसे मजाक में नहीं लेना। एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था कि थार के वह भाग जो पाकिस्तान में पड़ता है उसे किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से। थार नहीं मारना है। आपको से पूछेगा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। लेकिन जब भारत का हम पढ़ रहे हैं तो विश्व के भी पढ़ लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे मरुस्थल कोई बताएगा? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। कौन है? सहारा। नाम क्या है उसका? सहारा कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है सहारा। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल? गर्म मरुस्थल। कैसा है? गर्म। देखिए, आप समझिए, मरुस्थल भी दो तरह के होते हैं। एक बर्फ़ वाला मरुस्थल होता है और एक होता है बालू वाला। क्या होता है? बालू वाला को क्या बोला जाता है दोस्त? गर्म। क्या बोला जाता है? गर्म। और जबकि बर्फ़ वाला को क्या बोला जाता है? ठंडा मरुस्थल। तो आपसे बोलेगा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा। अगर भारत के भी देखा जाए इस थार मरुस्थल को, तो इसको भी क्या बोला जाता है? गर्म मरुस्थल। क्या है? गर्म मरुस्थल। लेकिन अगर आपसे पूछे ये क्वेश्चन कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, यानी बर्फीला मरुस्थल, अंटार्कटिका। कौन हो जाएगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। वहाँ पर जीव जंतु बहुत कम पाए जाते हैं, ना के बराबर पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर बोलेगा एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल किसे दर्जा दिया गया है? ये देखिए, ये रहा भारत का सबसे बड़ा थार। क्लियर? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, अफ्रीका में। लेकिन एशिया का बोलेगा, हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप। किस में रहते हैं? एशिया महाद्वीप। तो एशिया के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी। नाम क्या है उसका? गोबी। मरुस्थल का नाम क्या है? गोबी। कहाँ पड़ता है ये? मंगोलिया में। गोबी कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है?
उलान बटोर। कहाँ है? उलान बटोर। ये चीन के ऊपर वाला हिस्सा में पड़ता है। अब बताइए, भारत के अगर ऊपरी हिस्सा को देखा जाए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख को देखा जाए तो कैसा एरिया है? बर्फीला एरिया है। अब उसके ऊपर अगर बढ़ते जाइए तो क्या मिलेगा? बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़। तो गोभी कैसा मरुस्थल होगा? ठंडा कि गर्म? ठंडा मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरु। आज से कंफर्म हो गया ना कि बर्फ़ वाला को भी क्या बोला जाता है? मरुस्थल। क्योंकि बर्फ़ में भी कोई खेती नहीं होगा और बालू वाला में भी कोई खेती नहीं होगा, यानी दोनों देखा जाए तो व्यर्थ भूमि। तो बोलेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा व्यर्थ भूमि किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा व्यर्थ भूमि क्या बोला जाता है इसे? व्यर्थ भूमि। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। सबसे ज़्यादा व्यर्थ भूमि कहाँ है? राजस्थान में। क्योंकि यहाँ पे क्या है? थार मरुस्थल है। क्या है? थार मरुस्थल। लेकिन एक बात और आप जान लीजिए कि विश्व का ये पहला ऐसा मरुस्थल है, थार मरुस्थल, जहाँ पे खेती भी होता है। क्या होता है? खेती भी होता है। गेहूं का खेती अच्छा राजस्थान कर लेता है, गेहूं का खेती। क्योंकि ठंड के दिनों में राजस्थान में क्या होती है? बारिश। पंजाब में क्या होती है? बारिश। हमने दिन बड़ी कम होता है, ना के बराबर। हम लोग तरफ होता है ना के बराबर, बहुत कम सम पानी गिरता है, जो गेहूं के लिए उतना नहीं। हम लोग को तो गेहूं को पटाना ही पड़ जाता है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के एरिया में देखा जाए, गेहूं को हम लोग को पटाना पड़ता है। लेकिन वैसा नहीं कि धान के जितना डुबाकर नहीं रखा जाता है। गेहूं के हल्का पानी चाहिए, 1-2 पानी पटाए बस हो गया। बाकी गेहूं शीत से हो जाता है, गेहूं शीत से हो जाएगा। इसीलिए गेहूं को ठंड के दिन में ही बोया जाता है। कभी देखे गर्मी में गेहूं बोते हुए किसी को? कभी होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो समझिएगा, तो सबसे ज़्यादा व्यर्थ भूमि आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान में होगा। क्यों? कारण क्या है इसका? क्योंकि थार मरुस्थल यहाँ स्थित है। बस कारण यही बन जाता है। देखिए, ऊपर में हम लोग देखें कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं? विश्व की क्या बोल सकते हैं? विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर। दोनों में कौन आंसर होगा? इंदिरा गांधी नहर। लेकिन यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सिंचाई हटा देगा। सिंचाई के मतलब क्या होता है? खेत को पटाना। क्या होता है? खेत को पटाना करना, उसी को क्या बोला जाता है? सिंचाई के। लेकिन यही बोलेगा अगर आपसे क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नहर, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन हो जाएगा? स्वेज। नाम क्या है बाबू? स्वेज नहर। स्वेज नहर। इस पर किसका अधिकार है? मिस्र का। किसका अधिकार है? मिस्र का अधिकार है। ये स्वेज नहर आपसे पूछेगा कि कहाँ स्थित है। ये देखा जाए यूरोप और नीचे अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्या पड़ता है? स्वेज नहर। ठीक है। ये लाल सागर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। किसे जोड़ता है ये? लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वेज नहर का काम किसका जोड़ना है? स्वेज नहर के बन जाने से भारत और यूरोप के बीच रास्ता बड़ी कम बच गया था। नहीं तो पहले आपको हम दिखाएंगे, मैप से समझिएगा, अफ्रीका के नीचे नीचे होके जाना पड़ता था। और अब क्या होता है? इससे बन जाने से रास्ते यानी कम समय लगते थे यूरोप में जाने के लिए। व्यापार करना हो, कुछ भी सामान बेचना हो तो कहाँ, मतलब इसी रास्ते से। और टैक्स भी काफ़ी मात्रा में मिस्र कमाता है स्वेज नहर से। तो हम लोग इतना देख लिए। ठीक है। ये कहाँ था? राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर समझ में आ गया, थार मरुस्थल समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए, राजस्थान के बीचों बीच में देखा जाए एक नदी, एक पर्वत यहाँ स्थित है। इसका नाम है अरावली। क्या नाम है बाबू? अरावली पर्वत। नाम इसका क्या है? अरावली। अरावली। एटलस जिसके पास है वो खोल लेगा, बीचों बीच में अरावली मिलेगा एटलस वाला के। फिजिकल मैप पर आराम से जाएगा और एटलस पर देखेगा अरावली पर्वत उसे मिलेगा। देखिए, फिजिकल मैप आपके पास है वहाँ, देखिए जिससे वो तोप रखे हैं वो। हाँ, अब दिखेगा। ठीक है। तो ये अरावली पर्वत। अब अरावली पर्वत की खासियत समझिए। अरावली पर्वत के क्या समझिएगा? खासियत। अरावली पर्वत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व के सबसे पुराना पर्वत किसे माना गया या अवशिष्ट पर्वत का दर्जा किसे दिया गया? विश्व का सबसे पुराना, या इसी को बोला जाता है अवशिष्ट। क्या बोला जाता है? अवशिष्ट। विश्व का सबसे पुराना या अवशिष्ट पर्वत किसे कहा जाता है? अरावली को। किसे कहा जाता है? अरावली को। इतना तक क्लियर? यानी कि इससे पुराना विश्व में कोई पर्वत है ही नहीं। और ये गौरव किसे प्राप्त है? भारत को। किसे प्राप्त है? भारत को। यानी सबसे पुराना। आप हिमालय पर्वत देख रहे हैं ना, हिमालय के ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है बनना। अवशिष्ट उसका दादा होगा, समझिए परदादा आएगा ये, मतलब अरावली पर्वत। वो तो बर्फ़ से बाद में टेथिस सागर से निर्माण किसका हो गया है? हिमालय पर्वत का। क्योंकि हिमालय पर्वत क्या है?
एक तरह से हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ़, यानी बर्फ़ का बना हुआ है। ये बर्फ़ का है। सॉलिड चट्टान का, किसका बना हुआ है बाबू? ये चट्टान का बना हुआ है। अगर इसमें देखिएगा, बोलेगा सर ऐसे ऐसे करके ऊंचा क्यों बना है? ऊंचा इसलिए बना है क्योंकि ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। क्या है? पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला में एक ऊंचा चोटी है। कौन सा है? ऊंचा चोटी। इसका नाम क्या है? गुरु शिखर। नाम क्या है? गुरु शिखर। नाम क्या है? गुरु गुरु शिखर। गुरु शिखर। अगर आपसे पूछेगा इस गुरु शिखर का ऊंचाई कितना है, आपको दिखेगा 17-22। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए 17-22। ऊंचाई कितना है इसका? 17-22 मीटर में। कभी भी आपको जियोग्राफी में पूछे ऊंचाई तो हमेशा जवाब दीजिएगा मीटर में, और लंबाई देगा तो किस में? किलोमीटर में। किस में देना है? किलोमीटर। इस बात को ध्यान रहे, ठीक है। जब भी अगर जियोग्राफी में आपको दर्शाना हो, पर्वत पहाड़ ऐसे दर्शाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अरावली पर्वत क्या हो गया? मतलब राजस्थान में स्थित है। इसका अगर देखिएगा ना, पूंछिया दिल्ली तक गया है। सॉरी, इसका पूंछ अगर देखा जाए अरावली का, कहाँ तक गया है? दिल्ली तक। अगर आप में पूछेगा कि दिल्ली में इसका पूंछिया कहाँ तक है? रायसीना हिल तक। कहाँ तक इसका पूंछ है? रायसीना हिल तक। अगर रायसीना हिल पर पूछेगा कि कोई बैठता है क्या भारत का? भारत के राष्ट्रपति कौन बैठता है? भारत का राष्ट्रपति बैठता है। यानी राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? रायसीना हिल्स पर। इसीलिए कभी अगर कोई भी बात उत होता है रायसीना पर तो उसे रायसीना डायलॉग, कभी मोदी जी के बोलते हुए सुने होंगे, रायसीना डायलॉग। क्यों रायसीना डायलॉग बोला जाता है? क्योंकि रायसीना पहाड़ी पर वो बात विवाद हुआ था, इसलिए किस नाम से जाना जाता है? रायसीना डायलॉग के नाम से। तो रायसीना हिल आपसे पूछेगा कहाँ? दिल्ली। कहाँ होगा? दिल्ली। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर। किस पर है? रायसीना। अरावली क्लियर यहाँ तक? देखा जाए, अगर ये अरावली पर्वत जो दिख रहा है, इस पर एक जगह है माउंट आबू। एटलस में आप लोग देखिए, दिखेगा माउंट आबू। अरावली के आसपास में ही देखिएगा, ऊपर ही क्या मिलेगा? माउंट आबू। आपको मिल रहा है? देखिए, भौतिक मैप में खोजना है, राजनीतिक में नहीं। उधर देखिए, बगल वाला के भौतिक बोलते हैं, हरियार का के। हाँ, मिला उसमें माउंट आबू। क्या मिलेगा बाबू? माउंट आबू। तो एक चीज़ समझ लीजिए, अरावली के सबसे ऊंचा चोटी कौन हो जाएगा? बोलिए तो। सबसे ऊंचा चोटी, ऊंचा चोटी, ऊंचा चोटी कौन हो जाएगा? गुरु शिखर। गुरु शिखर। गुरु शिखर। ऊंचाई कितना? 1722 मीटर। क्लियर यहाँ तक? इस पर देखिएगा ना, यहाँ इस पर एक जगह पड़ता है जिसका नाम है माउंट आबू। नाम क्या है? माउंट आबू। अगर पूछेगा राजस्थान में अगर घूमने वाला कोई अच्छा जगह है तो कौन सा है? माउंट आबू है। कौन सा है? माउंट आबू। बहुत बेहतरीन जगह है माउंट आबू। माउंट आबू पर एक मंदिर भी है। माउंट आबू पर क्या है बाबू? एक मंदिर है, समझिएगा। माउंट आबू राजस्थान में कौन सा जगह फेमस? माउंट आबू। ये पर्यटक के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। लोग अगर राजस्थान में घूमने जाता है तो इस जगह पे ज़रूर जाता है। तो माउंट आबू किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर का नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। मंदिर का नाम क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आप लोग पढ़े होंगे हिंदी के किताब में भी, तीसरा चौथा पाँचवा का ये सब में मिल जाएगा। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर। कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर स्थित है। आपसे पूछेगा कि किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म। नाम से क्लियर है बाबू, है ना? जैन धर्म इसमें हम लिखे हुए हैं कि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। लेकिन यहाँ कुछ कुछ हिंदू का भी मंदिर बन गया है। तो अभी वर्तमान में आप बोल सकते हैं जैन और हिंदू दोनों। क्या बोल सकते हैं? जैन और हिंदू दोनों। लेकिन शुरुआत में देखा जाए तो इसमें सिर्फ जैन धर्म से संबंधित था। किससे? जैन धर्म से। दिलवाड़ा का जैन मंदिर की एक और खासियत है, सोना का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ये सोना का बना हुआ है। वहाँ के जो मूर्तियाँ हैं ना, वो मूर्ति किसके बने हुए? सोने के बने हुए। जिसको यकीन नहीं होगा गूगल कर लीजिएगा सोना की मूर्ति है या नहीं। किताब में दिया होगा तो एकदम सच्चाई दिया होगा, गलत नहीं देता है कभी। एनसीईआरटी बुक का है ना। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपसे पूछेगा इसका डिजाइन कौन किया था? इस मंदिर का डिजाइन कौन किया था? बनवाया किसने था? तो हम पहले देख लेते हैं बनवाया। इस मंदिर को बनवाया कौन?
बिमल शाह। कौन बनाया बाबू? बिमल शाह। नाम क्या था उसका? बिमल शाह। कब बनाया था? 1031 में। 1031 में। कब बनाया? 1031 में। क्लियर हो गया? इस मंदिर का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन? बिमल शाह। लेकिन आपसे बोलेगा वास्तुकार, क्या पूछेगा? वास्तुकार। वास्तुकार कौन था? वस्तुपाल और तेजपाल। नाम क्या था उसका? वस्तुपाल तथा तेजपाल। ये दोनों क्या थे? भाई है। डिजाइन इस मंदिर का कर देखिए, आप भी अपने घर में मतलब जब नया अगर घर बनाना होता है तो क्या खुद से डिजाइन निकाल लेते हैं? किसी को ना किसी को बुलाइएगा, गांव में इंजीनियर आवे चाहे ना आवे, लेकिन कोई ज़रूर आता होगा मिस्त्री है, डिजाइन निकालता कि ऐसे इधर किचन बाथरूम, इधर ये रूम रहेगा, यानी वो आपके लिए क्या हो गया? डिजाइनर। क्या हो गया? डिजाइनर हो गया। लेकिन आप निर्माणकर्ता कौन हुए? आप हुए। निर्माणकर्ता कौन हुआ? मतलब जैसे हमको बनाना तो निर्माणकर्ता हम हुए, लेकिन डिजाइनर जो निकल रहा है उसी तरह इस मंदिर में भी होता है। क्या होता है? इस मंदिर का भी। तो बनवाया किसने? बिमल शाह ने बनवाया। पैसा लगाने का काम कौन किया? बिमल शाह। लेकिन डिजाइन निकालने का काम कौन किया? वास्तुपाल और तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल। तो बताइए माउंट आबू किस लिए जाना जाता है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर। इसीलिए लोग घूमने जाते हैं। और इस जगह पर आप जब जाइएगा ना, अगर दिलवाड़ा के जैन मंदिर, तो माउंट आबू किसके लिए? दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए। अरावली पर्वत बोलेगा विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन हो जाएगा? अरावली पर्वत। इससे कोई पुराना पर्वत है ही नहीं। इसका बोलेगा सबसे ऊंचा चोटी कौन है? गुरु शिखर। नाम क्या है इसका? गुरु शिखर। ऊंचाई कितना? 1722 मीटर। कितना? 1722 मीटर। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी कहाँ? मंगोलिया में। कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा कहाँ? अफ्रीका में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल? आवाज उसमें रहता है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन हो जाएगा? स्वेज नहर। कहाँ है? मिस्र में। कहाँ स्थित है? मिस्र में है। देखिए अब अरावली को देखेंगे। अरावली से दो नदियाँ निकलती है, दोनों खास है। अगर ये देखिए तो अरावली के इधर को क्या बोलेंगे? पश्चिम, और इधर को क्या बोलेंगे? पूरब। क्योंकि हम नक्शा को कैसे दर्शाते हैं? ऐसे। इसे क्या लिखते हैं? ईस्ट, वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो इधर को क्या बोलेंगे? ईस्ट। लेकिन इससे पहले देखेंगे यहाँ इस साइड से आप देखिएगा एक नदी गुजरती है जिसका नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। क्लियर? यहाँ से एक नदी गुजरती है, इस नदी का नाम क्या है बाबू? चंबल। हम लिख देते हैं इस नदी का नाम है चंबल। चंबल नदी। चंबल नदी ये कहाँ से होकर जाती है? राजस्थान से होते हुए जाती है। इस चंबल नदी अगर यहाँ से देखा जाए अरावली के पश्चिम भाग से आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी नदी निकलती है इसके पश्चिम से, इसका नाम है लूनी। क्या नाम है इसका? लूनी नदी। क्या नाम है? लूनी। अगर बोलेगा अरावली के पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है तो इसका नाम है बाबू बनास। क्या नाम है? बनास। क्लियर यहाँ तक है? अगर अरावली के पश्चिम से पूछेगा, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि अरावली के पश्चिम से कौन सी नदियाँ निकलती है? लूनी। कौन सी निकलती है? लूनी। यानी निकलने का स्थान कहाँ हो जाएगा? अरावली। अब बनास के भी निकलने का स्थान कहाँ हो जाएगा? अरावली। कहाँ हो जाएगा? बनास और लूनी दोनों कहाँ से निकलती है? अरावली से। जबकि बनास किस में मिल जा रही है? देखिए तो चंबल में। अब लूनी इधर पता नहीं है किस में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की कौन सी नदी है जो किसी नदी में नहीं मिलती है? लूनी नदी। ये किसी नदी से मतलब नहीं है। अभी आपको हम जस्ट गुजरात पढ़ाएंगे तो गुजरात में एक जगह पढ़ाएंगे कच्छ के रण। क्या पढ़ाएंगे? कच्छ के रण। इस कच्छ के रण में ये लूनी नदी विलीन हो जाती है। कच्छ के रण कैसा है? मरुस्थलीय है। कहने का तो बालू है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी रहता है। अब ओकरा में एगो नदी का 200 गो नदी डाल दीजिए तो पानी फर्क पड़ने वाला है। गांव में देखते हैं पनसोखा उनसोखा बनाते, बालू उलू डाल के बनाते हैं ना, कहाँ जा रहा है पानी कोई पता नहीं। तो लूनी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये आपको पूछेगा, इसे मतलब विलुप्त अंतर्देशीय नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पार होकर कहीं समुद्र में नहीं जा रही है, ये भारत के अंदर ही रह जा रही है। क्या कर रही है? भारत के अंदर ही कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो लूनी नदी याद हो गया। यानी लूनी नदी राजस्थान में भी बहेगी और गुजरात में भी बहेगी। बनास तो पूरी तरह से देखा जाए तो कहाँ? राजस्थान में। यहाँ तक क्लियर है? दो नदी। देखिए ये चंबल नदी, चंबल नदी पर 2 गो परियोजना है।
चंबल नदी पर कितना परियोजना है? 2 परियोजना है। इन दोनों परियोजना के नाम क्या है बाबू? एक का देखा जाए महाराणा प्रताप, नाम क्या है? महाराणा प्रताप सागर, नाम क्या है? महाराणा प्रताप सागर। एक का नाम है गांधी सागर, एक का नाम क्या है? गांधी सागर। याद रखिएगा, चंबल नदी पर कितना परियोजना? 2 परियोजना। एक परियोजना का नाम महाराणा प्रताप सागर और दूसरा के नाम क्या है? गांधी सागर। लेकिन दोनों में अंतर है। ध्यान से देखिए कि आपसे पूछेगा महाराणा प्रताप कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जबकि आपसे पूछेगा गांधी सागर कहाँ स्थित है? गांधी सागर कहाँ है? एमपी में। ये बाबू देखा जाए नीचे कौन सा है? एमपी। हम लिख देते हैं, परेशान नहीं होइए। गांधी सागर कहाँ स्थित है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। अब महाराणा प्रताप कहाँ है? चंबल नदी पर, राजस्थान है। दोनों एक ही नदी पर, दोनों बांध किस पर है? एक ही नदी पर। आपको बता दें कि ये बांध का फ़ायदा क्या होता है, क्यों बांध लोग बनाते हैं? तो झारखंड सरकार हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी सरकार हो, क्यों बांध का फ़ायदा क्या है? क्या करता है बाबू? देखिए बांध क्यों बनाया जाता है, समझिए। बांध के कितना फ़ायदा है। एक तो आप बिजली बना सकते हैं, पहला क्या बना सकते हैं? बिजली। दूसरा बाढ़ नियंत्रण। बांध बनाने से क्या होता है? बाढ़ नियंत्रण। क्योंकि चंबल नदी के पानी देखे ना, ये इतना उखड़ा नदी है कि इस पर 2 बांध बनाएगा तब जाके इसका पानी कंट्रोल हुआ है। तो दूसरा क्या होता है? बाढ़ नियंत्रण। तीसरा मछली पालन, क्या कर सकते हैं? मछली पालन। चौथा सिंचाई कर सकते हैं। चौथा क्या कर सकते हैं? सिंचाई। इतना फ़ायदा होता है बांध का, तो क्यों ना बांध बनाया जाए? बांध क्यों ना बनाया जाए? इसीलिए भारत का बोलेगा सबसे पहली परियोजना कौन सी थी भारत का? ये हम राजस्थान का ही नहीं बोले, पूरे भारत का पहला परियोजना पूछेगा डीवीसी। नाम क्या है उसका? डीवीसी। डीवीसी का मतलब दामोदर वैली कॉरपोरेशन। नाम क्या है उसका? दामोदर वैली। किस नदी पर बना था? दामोदर नदी पर। कहाँ? झारखंड में। कहाँ बना था? झारखंड में। याद रखिएगा, ये भारत में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू बनाने का काम कहाँ किए थे? 1948 में झारखंड में बना था। ठीक है, लेकिन आप इतना खुश मत होइए, अब न झारखंड हुआ। पहले तो वो किसका भाग हुआ करता था? बिहार का। किसका होता था? बिहार का। तो पहले आप बोल सकते हैं बिहार और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड का ही है, दोनों का किस में आता है? नाम आता है इसमें। इस साइड में देखा है राजस्थान में एक जगह पड़ता है खेतड़ी। जगह का नाम क्या है? खेतड़ी। खेतड़ी बाबू किस लिए जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में अगर तांबा कहीं निकलने की बात करेंगे ना, कहाँ करेगा? खेतड़ी में। यहाँ से क्या निकलता है? तांबा। क्या निकलता है? तांबा। राजस्थान के खेतड़ी से क्या निकलेगा? तांबा। ठीक है, उसी तरह आपसे पूछेगा झारखंड में तांबा कहाँ निकलता है? घाटशिला। कहाँ से निकलता है? अभी आप लोग का झारखंड नहीं पढ़ा है। हाँ, कहाँ से निकलेगा? घाटशिला से। लेकिन आपको यहाँ फोकस करना है किस पर? खेतड़ी पर। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये राजस्थान का फिजिकल मैप के बारे में जानकारी था। आप लोग अपने में भी इस मैप को बनाइए और जितना हम इसमें लिखे हैं इसको ऐसे ही छाप लीजिए। आप लोग भी खराब नक्शा बने, हाँ अरे नहीं बढ़िया बनेगा, करिएगा आराम से इसको बनाइए और ऐसे ही छाप लीजिए। ठीक है, आप लोग के असाइनमेंट जो मिला है उसमें इसमें से जो नहीं है उसको लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काम का चीज़ है। तब तक जय हिंद।